हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड फाइंड द लेंथ ऑफ द नॉर्मल chord through P of the ellipsoid x square by square plus y square by b square plus z square by c square equals to 1, and prove that if it is equal to 4 times Pg3, where G3 is the point where the normal chord through P meets the plane z equals to 0, then P lies on the cone x square into 2c square minus a square upon a to the power 6 plus y square into 2c square minus b square upon b to the power 6 plus z square upon c to the power 4 इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे हमें समझना है कि कॉर्ड क्या होता है। जैसे हमने देखा था टैंजेंट क्या होता है, जो कोई भी गिवन फिगर को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए। उसी तरीके से कॉर्ड एक ऐसी वैल्यू होती है जो आपके इस फिगर को दो पॉइंट पे टच करे। ठीक है, तो कॉर्ड हमेशा याद रखना कितने पॉइंट पे टच करती है, दो पॉइंट पे। जिस तरीके से टैंजेंट एक पॉइंट पे टच करती है, कॉर्ड दो पॉइंट पे टच करती है। यानी जो भी दो एंड पॉइंट रहेंगे दोनों के दोनों किसके ऊपर रहेंगे, आपके गिवन एलिप्सॉइड के ऊपर। तो अगर ये हमारा एलिप्सॉइड मैंने बनाया हूं, तो अगर ये है पॉइंट P जहां पे आपका नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल वाली लाइन यहाँ पे कहीं पे आके वापस से एलिप्सॉइड को टच करेंगे। अज्यूम कर लो कि वाला पॉइंट है Q। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि P से लेके Q, ये जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है ये कितनी है, 4 टाइम्स Pg3 से इक्वल है। तो आपको ये इक्वेशन प्रूव करना है। चलिए बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम एलिप्सॉइड की इक्वेशन लिखते हैं। तो आप लिखेंगे द गिवन एलिप्सॉइड इज क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1। अब इसके ऊपर एक पॉइंट ले लो, तो आप लिखेंगे लेट पी अल्फा बीटा गैमा बी एनी पॉइंट ऑन एलिप्सॉइड 1। अगर ये एलिप्सॉइड 1 के ऊपर है तो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जहां जहां पे एक्स है उसके जगह में लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर बाय स्क्वायर, जहां जहां पे वाई उसके जगह वाई कोऑर्डिनेट बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जहां जहां पे जेड उसके जगह गैमा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1। आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन ऐड भी कर सकते हैं, लेट जैसे आपने लिखा पी अल्फा बीटा गैमा भी एनी सॉरी be any point on ellipsoid 1, therefore it should satisfy equation 1, और फिर ये लिख सकते हैं।
समझा यहाँ तक? तो ये इक्वेशन तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि यहां से हमें क्या मिलना चाहिए, एक नॉर्मल कॉर्ड मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एलिप्सॉइड वन एट पॉइंट पी अल्फा बीटा गैमा इस, बताइए क्या रहती है इक्वेशन, एक्स माइनस अल्फा अपॉन अल्फा पी बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन बीटा पी बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू जेड माइनस गैमा अपॉन गैमा पी बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर। इक्वेशन नंबर 3 याद है यहाँ पे? अब याद करके आ गए ना सब लोग? वेयर पी की वैल्यू क्या होती है, 1/√ऑफ अल्फा अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस गैमा अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर। एंड आर क्या होता है, एंड आर इज एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट पी अल्फा बीटा गैमा। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 4। आ गया यहां तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? चलिए अब ये क्या है बोल रहे हो आप बोल रहे हो कि ये है एक कॉर्ड। ये नॉर्मल लाइन क्या है आपके लिए, आपकी कॉर्ड है। अगर ये कॉर्ड है तो ये क्या करेगा, आपकी लाइन को, आपका जो गिवन डायग्राम है उसको इंटरसेक्ट करेगा दो पॉइंट में। तो पहला अगर पी हो गया, मैं दूसरे को क्या ले लूंगा, क्यू। तो आप लिखेंगे लेट क्यू x1 y1 z1 be any point on normal 3। अगर ये पॉइंट नॉर्मल 3 में है तो इसने इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जहां जहां पे एक्स है उसके जगह आप एक्स कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। आएगा x1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा पी बाय ए स्क्वायर, आएगा y1 माइनस बीटा अपॉन बीटा पी बाय बी स्क्वायर, आ जाएगा z1 माइनस गैमा अपॉन गैमा पी बाय सी स्क्वायर, आ जाएगा इक्वल्स टू आर। तो बताइए यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे वैल्यू डिवीजन में इधर जाएंगी तो मल्टीप्लीकेशन से आएगा अल्फा पी आर बाय ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस अल्फा इधर गया तो प्लस अल्फा। y1 की वैल्यू क्या आएंगी, बीटा पी आर बाय बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बीटा इधर गया तो प्लस बीटा। और z1 की वैल्यू क्या आएंगी, गैमा पी आर बाय सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस गैमा इधर गया तो प्लस गैमा। तो ये मिल गया आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, मिल गया। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, कोई डाउट नहीं? अब आप देखिए हमें क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था हमारा एलिप्सॉइड। हमने ड्रॉ किया एक नॉर्मल कॉर्ड पी क्यू। तो पॉइंट पी अगर आ रहा है आपके एलिप्सॉइड के ऊपर तो क्यू ने कोई पाप किया क्या, नहीं। वो भी किसके ऊपर आना चाहिए, एलिप्सॉइड के ऊपर। तो आप लिखेंगे एज पी क्यू इज नॉर्मल chord to ellipsoid 1, therefore point q जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 should also lie on ellipsoid 1। और अगर ये पॉइंट एलिप्सॉइड के ऊपर आता है तो आपको क्या मिलना चाहिए, देयरफॉर इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x के जगह x1 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, y के जगह y1 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, z के जगह z1 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये मिलना चाहिए इक्वल्स टू 1। सब्स्टिट्यूट करो, x1 का स्क्वायर मतलब अल्फा पी आर बाय स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस y1 मतलब बीटा पी आर बाय बी स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर मतलब गैमा पी आर बाय सी स्क्वायर प्लस गैमा का स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
अब क्या करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का लगाएंगे वहां पे फॉर्मूला। बताइए क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ए का पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ ए भी तो आ जाएगा ट्वाइस अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर पी आर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर। पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है ए स्क्वायर से, तो यहाँ पे ये भी डिवाइड हो गया ए स्क्वायर से, ये भी डिवाइड हो गया ए स्क्वायर से, ये भी डिवाइड हो गया ए स्क्वायर से, प्लस यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहेगा ए स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर पी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का स्क्वायर बी का पावर 4। ये वैल्यू डिवाइड हो रही है बी स्क्वायर से हो रही है, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी आएगा ट्वाइस ऑफ बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर पी आर बाय बी स्क्वायर, ये भी वैल्यू डिवाइड हो रही है बी के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी बीटा का स्क्वायर, ये भी डिवाइड हो रहा है बी के स्क्वायर से। यहाँ पे फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा प्लस गैमा स्क्वायर पी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय सी स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा सी का पावर 4 डिवाइड होगा सी के स्क्वायर से प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी तो आएगा ट्वाइस ऑफ गैमा इंटू गैमा गैमा स्क्वायर पी आर बाय सी स्क्वायर, ये भी डिवाइड हो जाएगा सी स्क्वायर से प्लस बी का स्क्वायर यानी गैमा का स्क्वायर, ये भी डिवाइड हो जाएगा सी के स्क्वायर से इक्वल टू 1 आएगा। अब एक जैसी टर्म्स को एक साथ लेके आइए, देखिए मुझे यहाँ पे आर स्क्वायर दिख रहा है, मुझे यहाँ पे आर स्क्वायर दिख रहा है, मुझे यहाँ पे आर स्क्वायर दिख रहा है, तो आर स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ लिखो तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइड बाय ए का पावर 4 कहाँ पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ए का पावर 4 इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा ए का पावर 6 प्लस सेम चीज यहाँ पे बीटा स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन बी का पावर 4 इंटू बी का पावर 2 बी का पावर 6 प्लस गैमा स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी का पावर 4 इंटू सी का पावर 2 सी का पावर 6 और सब में क्या कॉमन निकला आर स्क्वायर निकला। अब देखिए यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, आर को कॉमन ले लो तो क्या आएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर पी अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर ए का पावर 4 आएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बीटा स्क्वायर पी, बी स्क्वायर न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी का पावर 4 सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर सी का पावर आएगा 2 गैमा स्क्वायर पी अपॉन सी का पावर 4 इंटू आर। यहाँ पे क्या बचा अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल टू 1 इधर आया तो -1 इक्वल टू 0। और देखिए यही इक्वेशन है आपकी पहली वाली अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आती 1 तो इसके जगह आ जाएगा 1, 1 में से बन गया 0, कहां से है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, तो वो पूरी वैल्यू हो जाएंगी कैंसल। तो आ गया ये पूरी वैल्यू आ गई इक्वल टू 0 कहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आ गया अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल था 1 से 1 1 हो गया कैंसिल हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पे भी आ रहे हैं यहाँ पे भी आ रहे हैं, आर को निकाल लेते हैं कॉमन तो आ जाएगा आर इंटू यहाँ से बचा अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर बाय ए का पावर 6 प्लस बीटा स्क्वायर पी स्क्वायर बाय बी का पावर 6 प्लस गैमा स्क्वायर पी स्क्वायर बाय सी का पावर 6 प्लस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बाय ए का पावर 4। अच्छा हम यहाँ से पी स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते थे है ना, यहाँ से पी स्क्वायर को बाहर कर देते हैं, सेम चीज यहाँ से 2 अल्फा स्क्वायर ए का पावर 4 2 बीटा स्क्वायर बी का पावर 4 2 गैमा स्क्वायर सी का पावर 4 इंटू पी।
इक्वल्स टू 0 आएगा। और यहाँ से आर स्क्वायर था, एक आर बाहर निकाल तो अभी भी एक आर बचेगा, तो एक आर अंदर अभी भी बचा हुआ है। तो आर की दो वैल्यू आ रही, एक आर आ सकता है 0, या तो आर ये इक्वेशन को सॉल्व करके मिलेगा। बट आर इक्वल्स टू 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता आर इक्वल्स टू 0? क्योंकि अगर आर की वैल्यू आगे आपने ले लिया 0, तो आप ये इक्वेशन को फिर सॉल्व कर सकते क्या? नहीं कर सकते। आर अगर 0 आ गया तो आपका पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। अगर 0 आ गया तो पी और क्यू सेम पॉइंट हो जाएंगे, तो पी क्यू एक कॉर्ड बन पाएंगी क्या? नहीं बन पाएंगे। समझा? आर 0 क्यों नहीं हो सकता? तो आप लिखेंगे सिंस आर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो आर की ये वैल्यू मिलनी चाहिए, कौन सी? आर इंटू अल्फा स्क्वायर बाय ए का पावर 6 प्लस बीटा स्क्वायर बाय बी का पावर 6 प्लस गैमा स्क्वायर बाय सी का पावर 6 इंटू पी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बाय ए का पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर बाय बी का पावर 4 प्लस गैमा स्क्वायर बाय सी का पावर 4 इंटू पी इक्वल्स टू 0 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? मुझे यहाँ से काय की वैल्यू चाहिए? आर की चाहिए, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा आर इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस उधर गया तो माइनस आएगा, माइनस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बाय ए का पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर बाय बी का पावर 4 प्लस गैमा स्क्वायर बाय सी का पावर 4 इंटू, यहाँ पे पूरी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन, इधर जाएंगे तो डिवीजन में आएगा। अल्फा स्क्वायर बाय ए का पावर 6 प्लस बीटा स्क्वायर बाय बी का पावर 6 प्लस गैमा स्क्वायर बाय सी का पावर 6 इंटू पी का स्क्वायर। पी और उसका स्क्वायर हो गया यहाँ से कैंसिल, तो ये वैल्यू मिल गया आपको आर की। और आर क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? आर रिप्रेजेंट करता है आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। आ जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर पी क्यू जो कि लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये इक्वल आ रही है इस वैल्यू से जो इक्वल है आर से, और आर की वैल्यू है माइनस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बाय ए का पावर 4 बीटा स्क्वायर बाय बी का पावर 4 प्लस गैमा स्क्वायर बाय सी का पावर 4, और ये वैल्यू। और आपको यही निकालना था पहले। पहले क्या कहा था आपसे? निकालना है लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। निकाल लिया लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड पी क्यू, फाइंड कर लिए। अब बोल रहा है एंड इफ इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स pg3, यानी अगर इसका डिस्टेंस 4 टाइम्स pg3 है, जहां पे g3 क्या है? एक ऐसा पॉइंट ऑन नॉर्मल कॉर्ड थ्रू p मीट द प्लेन z इक्वल्स टू 0। तो pg3 निकालना तो याद होगा, कल हम लोगों ने बहुत बार निकाले थे इसको। तो मैं इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 4 तक दे चुके थे, ये हो जाएगा 5। तो आप लिखेंगे एज G3 is a point on normal chord through P meet the plane Z equals to 0। तो इस केस में R की वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी इक्वेशन नंबर 3 में? R की वैल्यू हो जाएंगे इक्वल्स टू P से लेके G3 तक का डिस्टेंस, क्योंकि R क्या होता है? एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, जैसे यहाँ पे पॉइंट है G3 फ्रॉम पॉइंट P, होता है, पढ़े थे ऐसा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? आपकी इक्वेशन थी Z माइनस गैमा अपॉन गैमा पी बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर। ये गैमा है और ये आर है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो क्या मिलेगा आपको? Z के जगह आ जाएगा 0, तो आएगा 0 माइनस गैमा अपॉन गैमा पी बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर। आर का डिस्टेंस इस केस में कितना है? पी से लेके G3 तक का, तो पी G3 की वैल्यू क्या आएंगी? गैमा गैमा कैंसिल, तो आएगा माइनस सी स्क्वायर बाय आएगा। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 6। आ गया यहां तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब हमें क्या दिया हुआ है? नाउ हमें दिया हुआ है कि P से लेके Q तक का डिस्टेंस ये 4 टाइम्स PG3 से गिवन है। तो बताओ P से लेके Q तक का डिस्टेंस क्या है? ये है आपका P से लेके Q तक का डिस्टेंस।
ये इक्वल है 4 टाइम्स पी से लेके G3 तक का डिस्टेंस जो है -c² बाय। कौन कौन सी इक्वेशन आ गई? 5 और 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 और 6 कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे? यहाँ पे भी डिवीजन में पी है, यहाँ पे भी डिवीजन में पी है। डिवीजन का पी, डिवीजन का पी कैंसिल। यहाँ पे भी माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, कैंसिल। 2 2 4। तो बताइए क्या बचा यहाँ से? यहाँ से बचा α² बाय a⁴ प्लस β² बाय b⁴ प्लस γ² बाय c⁴ इक्वल टू 2 टाइम्स α² बाय a⁴ प्लस β² बाय b⁴ प्लस γ² बाय c⁴ और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या है? c²। अब हमें देखना पड़ेगा हमारी इक्वेशन जो हमें प्रूव करना है वो कौन से फॉर्म में है। फिर हमें ये वाला फॉर्म लाना पड़ेगा। हमें आंसर चाहिए इक्वल टू 0 के फॉर्म में, मतलब हमको सब वैल्यूज को एक साथ लेके आना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे बताएं। ये आंसर चाहिए हमें। और हमारे पास इक्वेशन है अभी इस फॉर्म में है। हमें पता है कि लोकस ऑफ पॉइंट जैसे लूंगा अल्फा की जगह एक्स आ जाएगा, बीटा की जगह वाई आ जाएगा, गैमा की जगह जेड आ जाएंगे। तो मैं अकॉर्डिंगली अरेंज करने वाला हूँ। मुझे 2c² पहले चाहिए, ठीक है? तो मैं पूरी वैल्यूज को इस साइड शिफ्ट करने वाला हूँ। तो देखिए कैसे कर रहा हूँ। 2c² α² बाय a⁴ जैसा था वैसा। यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस α² बाय a⁴ है। मुझे a⁴ चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a² कर दूंगा। सेम चीज प्लस 2c² अंदर लेके जाऊंगा तो 2c² β² बाय b⁴ यहाँ पे वैल्यू प्लस इधर गई तो माइनस β² बाय b⁴ मुझे b⁴ चाहिए तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय b² कर दूंगा प्लस 2c² γ² बाय c⁴ यहाँ पे वैल्यू प्लस इधर गई तो माइनस γ² बाय c⁴ मुझे c⁴ चाहिए तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय c² कर दूंगा इक्वल टू पूरी वैल्यू को शिफ्ट कर दिया तो आ जाएगा इक्वल टू 0। तो समझ रहे हैं ना, जैसा आंसर चाहिए वैसा मेरे को एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे भी α² है, यहाँ पे भी α² है, कॉमन निकाल तो आ गया α² अंदर बचा 2c² माइनस a² डिवाइड बाय a⁴ बचा a⁴ इंटू a² हो गया a⁴ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक साथ आ गए। प्लस यहाँ पे β² है, यहाँ पे β² है, निकाल लो कॉमन तो बचेगा 2c² माइनस b² अपॉन b⁴ बचेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ से तो हमारी वैल्यू डायरेक्ट ही कैंसिल हो जा रही है ना। यहाँ पे c² काट दिए यहाँ से c² है और ये पावर 2 को काट दे तो हो जाएगा पावर 4। तो 2 γ² में से γ² गया तो बचेगा प्लस γ² बाय c⁴ इक्वल टू 0। बरोबर जो फॉर्म में चाहिए वो फॉर्म में ला लिया। तो ये हो गया आपके पास पॉइंट P के टर्म्स में। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द लोकस ऑफ पॉइंट P, देयरफॉर लोकस ऑफ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गैमा। क्या आ जाएगा? अल्फा की जगह x तो आ जाएगा x² 2c² माइनस a² अपॉन a⁴ प्लस बीटा की जगह आ गया y तो आएगा y² 2c² माइनस b² अपॉन b⁴ प्लस गैमा की जगह आ गया z तो आएगा z² बाय c⁴ इक्वल टू 0। और यही चाहिए था आपको, तो विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझा? क्वेश्चन आसान है बट थोड़ा सा बस आपको जैसे कॉर्ड क्या होता है ये सब पता होना जरूरी है इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ लेंथ PQ be taken on the normal
at any point P of the ellipsoid x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equals to 1 such that P से लेके Q तक की वैल्यू है लैम्बडा स्क्वायर बाय P where lambda is constant and P is the length and P is the length of the perpendicular. P is the length of the perpendicular from origin to the tangent plane, from origin to the tangent plane at P. The locus of Q is a square x square divided by a square plus lambda square का square plus b square y square divided by b square plus lambda square का square plus c square z square divided by c square plus lambda square का square equals to 1. अब देखिए क्या कह रहा है आपको, इफ अ लेंथ पी क्यू बी टेकन ऑन नॉर्मल, आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है पी पे टू दिस एलिप्सॉइड और पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस इस तरीके से लेना है कि इसकी वैल्यू आनी चाहिए माइनस लैम्बडा स्क्वायर बाय पी, जहां पे लैम्बडा क्या है कांस्टेंट, पी है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन है. तो आपसे बोल रहा है कि लोकस जब आप निकालेंगे पॉइंट क्यू का तो आपको ये आंसर मिलना चाहिए. फिर से सब चीजें सेम है, सेम लॉजिक सेम मेथड लगाते हुए चलना है, कुछ भी नया करना है क्या नहीं. सॉल्यूशन में आप लिखेंगे द गिवन एलिप्सॉइड इज क्या आपके पास एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. इक्वेशन नंबर 1. अब इस एलिप्सॉइड के ऊपर एक पॉइंट है जहां पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो आप लिखेंगे लेट पी अल्फा बीटा गैमा be any point on ellipsoid 1. अगर वो पॉइंट एलिप्सॉइड 1 के ऊपर है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो जहां जहां पे एक्स है उसके जगह अल्फा, तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय स्क्वायर, जहां जहां पे वाई उसके जगह बीटा तो आ जाएगा बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, जहां जहां पे जेड उसके जगह गैमा तो आएगा गैमा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. इक्वेशन नंबर 2 आ गया. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. अब पी पे क्या ड्रॉ करना है नॉर्मल, तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ सेम स्टेप चल रही है हमारी. यहां द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी अल्फा बीटा गैमा टू द एलिप्सॉइड 1 इज क्या रहती इक्वेशन, याद है सब लोगों को, अब तो याद होगी होंगी, एक्स माइनस अल्फा अपॉन अल्फा पी बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू y minus beta upon beta p by b square is equals to z minus gamma upon gamma p by c square. Equals to r ले लेंगे, वेयर p की वैल्यू क्या रहेंगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ p के सामने क्या है अल्फा बाय स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा बाय बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस गैमा बाय सी स्क्वायर का स्क्वायर आएगा. ये होगा इक्वेशन नंबर 4. एंड आर इज एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम P, इसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गैमा. आ गया यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं.
नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपको, आपको एक नया पॉइंट लेना है। कौन सा? क्यू। किसके ऊपर? यही नॉर्मल के ऊपर। किस तरीके से कि पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस हो जाए अल्फा स्क्वायर बाय पी हो जाए। तो आप लिखेंगे लेट क्यू, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी एनी पॉइंट ऑन नॉर्मल 3। किस तरीके से? सच दैट कि पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस हो जाए क्या था, लैम्बडा स्क्वायर बाय पी। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताओ क्या मिल जाएगा आप लोगों को, यही हो जाएगा हमारे लिए इक्वल्स टू आर। इस केस में हो जाएगा। तो बताइए x1 अगर ये पॉइंट इस नॉर्मल के ऊपर आता है तो बताओ x के जगह आप क्या लिख सकते हैं, x1, y के जगह y1, z के जगह z1। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है ना, आर हर एक अलग पॉइंट के लिए अलग वैल्यू रह सकता है, क्योंकि नीचे आपने लिखा है डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्चुअल डिस्टेंस। तो आप जो भी पॉइंट ले रहे हो उसके साथ। तो एक्स के जगह आ गया x1, वाई के जगह y1, जेड के जगह z1। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट नॉर्मल के ऊपर आता है, तो नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और इस केस में आर का ऐसे इक्वल है लैम्बडा स्क्वायर बाय पी से। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर x माइनस अल्फा अपॉन अल्फा पी बाय स्क्वायर इक्वल टू y1 माइनस बीटा अपॉन बीटा पी बाय बी स्क्वायर इक्वल टू z1 माइनस गैमा अपॉन गैमा पी बाय सी स्क्वायर। ये इक्वल रहेगा आर से, और अल्फा आर की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर बाय पी। तो बताओ यहाँ पे x1 की कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x1 का कोऑर्डिनेट आएगा अल्फा स्क्वायर पी जैसा था वैसे, यहाँ पे वाली वैल्यू डिवीजन में इधर जाएंगी तो मल्टीप्लाई होता है अल्फा पी बाय ए स्क्वायर। यहाँ पे माइनस अल्फा इधर गया तो प्लस अल्फा। y1 की वैल्यू ये वाली वैल्यू जैसी थी वैसी, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएंगी तो मल्टीप्लाई होता है बीटा पी बाय बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस बीटा इधर गया तो प्लस बीटा। और z1 का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, लैम्बडा स्क्वायर पी जैसा था वैसा, वाली वैल्यू यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई गैमा पी बाय सी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस गैमा इधर गया तो प्लस गैमा। पी पी कैंसिल, पी पी कैंसिल, पी पी कैंसिल। तो क्या आई x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू आई अल्फा लैम्बडा स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस अल्फा। y1 की वैल्यू आई बीटा लैम्बडा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बीटा। z1 की वैल्यू आई गैमा लैम्बडा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस गैमा। तो आपको ये कोऑर्डिनेट मिल गया पॉइंट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बट अब हमारा क्वेश्चन अभी भी अटका हुआ है कि हमें तो निकालना है लोकस ऑफ पॉइंट क्यू। अब ये क्यू पॉइंट हमारे एलिप्सॉइड के ऊपर है क्या? नहीं। अगर पी क्यू को वो कॉर्ड बोलता था तो हमारा क्यू भी इसके ऊपर आता था। तो अब मुझे क्यू का लोकस निकालना है, लेकिन मैं क्यू को एलिप्सॉइड के ऊपर ले सकता हूं क्या? नहीं। लेकिन मेरा पी एलिप्सॉइड के ऊपर है और उससे मुझे ये इक्वेशन मिली है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, x1 y1 z1 वाली इक्वेशन से कैसे तो भी अल्फा अपॉन ए बीटा अपॉन पी गैमा अपॉन सी बनाने की कोशिश करना पड़ेगा। देखो मैं अल्फा अपॉन ए बना सकता हूं क्या? यहाँ पे ट्राई कर। चलिए x1 जैसा था वैसा, यहाँ पे भी अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा है, बाहर निकाल लो। अगर मैंने अल्फा को निकाल लिया बाहर तो अंदर क्या बचेगा, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। ए स्क्वायर डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीपल जाएगा ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आया। सेम चीज y1 की वैल्यू बीटा बाहर निकाल लो तो यहाँ पे बचेगा लैम्बडा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 1। तो बी स्क्वायर होगा क्रॉस तो आएगा लैम्बडा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। और z1 की वैल्यू आ जाएंगी गैमा इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ जाएंगी। मुझे अल्फा अपॉन ए बीटा अपॉन बी गैमा अपॉन सी चाहिए, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता है x1 इक्वल टू ए स्क्वायर है, मैं इसको a इंटू ए लिख सकता, तो मैं ऐसा लिख दूं अल्फा अपॉन ए इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए। सेम चीज y1 की वैल्यू बीटा अपॉन बी लैम्बडा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी। z1 की वैल्यू गैमा अपॉन सी लैम्बडा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय
सी। तो यहाँ से मुझे अल्फा अपॉन ए मिल जाएगा, बीटा अपॉन बी मिल जाएगा और गैमा अपॉन सी मिल जाएगा। क्यू निकाल रहे हो उसको ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमारा क्यू अगर यहाँ पे एलिप्सॉइड के ऊपर आते रहता फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, हम डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते, लेकिन हमारा पॉइंट ये जो x1 y1 z1 है एलिप्सॉइड के ऊपर है क्या, नहीं, क्योंकि पी क्यू कॉर्ड नहीं है, पी क्यू कॉर्ड होती तब ये आता था। तब हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है उससे हमें वैल्यू निकालना है। तो बताओ अल्फा अपॉन ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, x1 जैसा था वैसा ही वाली वैल्यू यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएंगी तो मल्टीप्लीकेशन में वाली वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएंगी तो डिवीजन। सेम चीज बीटा अपॉन बी की वैल्यू यहाँ पे बी डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन तो आएगा y1 बी डिवाइड वाली वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे आएगा तो डिवीजन में लास्ट गैमा अपॉन सी z1 जैसा था वैसा, सी यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे आएंगे तो डिवीजन में। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर कितनी दिए हमने, 4 तक इक्वेशन दिए, ये हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5 बताइए क्या मिलेगा, अल्फा अपॉन ए का स्क्वायर तो आ जाएगा x1 इंटू ए का स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन बी का स्क्वायर, यानी आ जाएगा y1 प्लस बी का स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस गैमा अपॉन सी का स्क्वायर, मतलब z1 सी का स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होना चाहिए ना यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा। अब हम देख लेते हैं हमें फाइनल आंसर क्या चाहिए, उस हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे। हमें चाहिए लोकस ऑफ पॉइंट क्यू। आप लिखेंगे देयरफॉर द लोकस ऑफ पॉइंट क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या थे x1 y1 z1 इज, क्या करेंगे x1 के जगह x, y1 के जगह y, z1 के जगह z। तो देखो a का स्क्वायर a स्क्वायर, x1 का स्क्वायर x1 के जगह आ जाएगा x, तो आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन में लैम्बडा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखू, चाहे a स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर, तो कुछ भी फर्क पड़ता क्या, नहीं। सेम चीज बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर का स्क्वायर और लास्ट सी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द नॉर्मल एट a variable point P of the ellipsoid x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equals to 1 meets the plane z equals to 0, that is the xy plane, plane G3 and G3Q is drawn parallel to z axis and equal to G3 plane. Show that the locus of Q
is given by x square by a square minus c square plus y square by b square minus c square plus z square बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये थोड़ा सा और ज्यादा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं एक वेरिएबल पॉइंट पी ऑफ एलिप्सॉइड जो मीट करेगा z इक्वल्स टू 0 प्लेन को एट पॉइंट G3 कर रहा है। फिर कह रहा है अब G3Q इज ड्रॉन पैरेलल टू z एक्सिस। तो अब आपको एक नया पॉइंट Q दे रहा है। अब वो जो पॉइंट Q है वो आपकी इस लाइन के ऊपर है क्या? नहीं, अब वो लाइन से हट के आ रहा है, यानी जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया था उस पे नहीं आ रहा है। बोल रहा है आपका G3 पॉइंट नॉर्मल पे आया। अब G3 से Q आपने ड्रॉ किया पैरेलल टू Z एक्सिस और G3Q की वैल्यू आपने क्या लिया? इक्वल टू G3P, यानी G3Q तक का डिस्टेंस इक्वल है G3 से P तक के डिस्टेंस। तो आपको बोल रहा है कि Q का जो लोकस है वो इस तरीके से दिया हुआ। तो अब आपको Q का पॉइंट आप अज्यूम डायरेक्टली कर सकते हैं क्या? नहीं, आपको Q का पॉइंट इनके हिसाब से निकालना पड़ेगा तभी आप लोकस निकाल सकते हैं। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो आपको इक्वेशन दी हुई है तो आप लिखेंगे द गिवन एलिप्सॉइड इज क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है? एक पॉइंट P लेना है इस एलिप्सॉइड पे और ड्रॉ करना है एक नॉर्मल। तो आप लिखेंगे लेट P अल्फा बीटा गैमा बी एनी पॉइंट ऑन एलिप्सॉइड 1, क्योंकि ये पॉइंट एलिप्सॉइड के ऊपर है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह अल्फा प्लस y के जगह बीटा और z के जगह गैमा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब P पे आपको क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो आप लिखेंगे एट या तो डायरेक्ट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल to ellipsoid 1 at point P अल्फा बीटा गैमा इज क्या रहेगा? x माइनस अल्फा अपॉन अल्फा पी बाय ए स्क्वायर इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन बीटा पी बाय बी स्क्वायर इक्वल टू z माइनस गैमा अपॉन गैमा पी बाय सी स्क्वायर इक्वल टू r। इक्वेशन नंबर 3 वेयर P की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस गैमा अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। एंड आर क्या होता है? एंड आर इज एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गैमा। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस नॉर्मल के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है, कौन सा? G3। ये G3 कैसा पॉइंट है? जहां पे आपकी ये नॉर्मल मीट करती है प्लेन z इक्वल टू 0 को। तो आप लिखेंगे द नॉर्मल 3 मीट्स द प्लेन z इक्वल टू 0 इन G3। कर रहा है ऐसा? किसी को कोई दिक्कत नहीं तो बताइए। देयरफॉर आपका P से लेके G3 का डिस्टेंस कैसे इक्वल हो जाएगा? P से लेके G3 तक का डिस्टेंस ये इक्वल हो जाएगा R से। तो क्या मिलेगा? Z के जगह रखना है आपको 0, तो आएगा 0 माइनस गैमा अपॉन गैमा P बाय सी स्क्वायर इक्वल टू R आएगा। यानी यहां से आर की वैल्यू क्या आएंगी? गैमा गैमा कैंसिल तो आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर बाय आएगा। ये आर का ऐसे इक्वल है P से लेके G3 तक के डिस्टेंस से। अब ऐसा क्यों निकाल रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें पता है कि अब ये जो पॉइंट G3 है
G3 से आप एक नया पॉइंट ड्रॉ करने वाले हैं। सपोज कि यहां से P आ रहा था, P से आ पाए G3 तक, ये PG3 एक लाइन है। लेकिन अब बोल रहा है इस G3 से मैं जा रहा हूं एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं Z एक्सिस से, और एक नए पॉइंट पे जा रहा हूं Q पे। किस तरीके से कि P से लेके G3 तक का डिस्टेंस और Q से लेके G3 तक का डिस्टेंस सेम हो तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे Q के कोऑर्डिनेट चाहिए तो मुझे सबसे पहले G3 के कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। क्यों? G3 का कोऑर्डिनेट है, हम बोल रहे हैं ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट, ये हो गया z कोऑर्डिनेट। ये लाइन पैरेलल है z एक्सिस को। अगर ये लाइन पैरेलल है z एक्सिस को तो x और y कोऑर्डिनेट चेंज होंगे क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा? z कोऑर्डिनेट। और G3 पे z कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 होता है ना, क्योंकि G3 मीट कर रहा है प्लेन z इक्वल टू 0 को, यानी यहाँ पे z कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो यहां से लेके यहां तक का जितना डिस्टेंस को ये अटेन करेगा वही क्या हो जाएगा? उसका z कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो देखिए अब हम कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट G3 आर। कैसे निकालेंगे? देखिए G3 का कोऑर्डिनेट चाहिए, कैसे निकालते कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट? अगर मैं G3 का x कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएंगी तो आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा पी आर बाय ए स्क्वायर। यहाँ पे माइनस अल्फा, इधर आया तो प्लस अल्फा आएगा। तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया अल्फा पी आर बाय ए स्क्वायर प्लस अल्फा आ गया। फिर हम निकालेंगे दूसरा कोऑर्डिनेट जो क्या आएगा? y कोऑर्डिनेट। y की वैल्यू क्या आएंगी? बीटा पी बाय बी स्क्वायर, डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा बीटा पी आर बाय बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस बीटा, इधर गया तो प्लस बीटा। और G3 क्योंकि मीट कर रहा है प्लेन z इक्वल टू 0 को, तो z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 होगा। समझा पक्के में? तो आपको z कोऑर्डिनेट निकालते बैठना है क्या यहाँ पे? नहीं, आपको पता है क्योंकि ये मीट कर रहा है उस प्लेन को z इक्वल टू 0 पे, तभी तो आपका क्या बन रहा है? P पॉइंट बन रहा है। तो आपको उसकी वैल्यू क्या मिलेंगी? 0 मिलेंगी। अब हमारा जो ये पॉइंट G3 है ये कौन से प्लेन में? z इक्वल टू 0 यानी xy प्लेन में। तो आप लिखेंगे एज पॉइंट G3 लाइज ऑन, नहीं तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। और दैट इज क्या आएगा पॉइंट? अल्फा पी बाय ए स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आर से। आर की वैल्यू क्या है? माइनस सी स्क्वायर बाय पी प्लस अल्फा। सेकेंड बीटा पी आर, आर की वैल्यू क्या है? माइनस सी स्क्वायर बाय पी डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस बीटा। और जेड कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी क्या था? 0। पीपी कैंसल, पीपी कैंसल। दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ G3। क्या बन गया आपके पास? अल्फा अगर मैं कॉमन ले लूं, या तो अभी ऐसे लिख देते हैं अल्फा, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस अल्फा सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहाँ पे बीटा जैसा था वैसा प्लस इंटू माइनस माइनस बीटा सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और जेड कोऑर्डिनेट सी आ गया। तो ये हो गया हमारे G3 के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद। हो गए। अब आपको ध्यान देना है G3 पॉइंट है XY प्लेन में, तो आप लिखेंगे एज G3 इज अ पॉइंट ऑन XY प्लेन। उसके बाद क्या हुआ? आपने G3 से एक Q लाइन ड्रॉ किया, and G3Q is drawn parallel to Z axis and equals to G3P। दिया ऐसा कि जितना G3P का डिस्टेंस था उतना G3Q का डिस्टेंस हो गया। तो आप लिखेंगे देयरफॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ Q
ये कैसे इक्वल हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ G3 से। क्यों, आप लाइन ड्रॉ पैरेलल कर रहे हो जेड एक्सिस को। जब भी आप किसी एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं क्या, नहीं। जिस लाइन को पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं वो वाला कोऑर्डिनेट चेंज होता है। तो आपका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा। जैसे 2D में भी समझना चाहो तो ये अगर एक लाइन है, सपोज कि कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये वाली लाइन, तो ये है x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे y कोऑर्डिनेट देखूं तो इस पॉइंट में दोनों के लिए y कोऑर्डिनेट सेम होगा, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है उनका, x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो आप कभी भी जब भी कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं ना, तो जिसको पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ वो वाला कोऑर्डिनेट चेंज होगा। जैसे यहाँ पे लाइन पैरेलल है z एक्सिस को, तो सिर्फ z कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x और y कोऑर्डिनेट में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू ये कैसे आएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ G3 से, बट z कोऑर्डिनेट ऑफ Q ये चेंज हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, y z कोऑर्डिनेट इसका क्या था, 0 था, बट आपको बोल रहा है यहां पे आप जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो पैरेलल कर रहे हो z एक्सिस से, किस तरीके से कि G3 से लेके Q तक का डिस्टेंस इक्वल रहेगा G3 से लेके P तक के डिस्टेंस रहेगा। तो ये जो z कोऑर्डिनेट रहेगा वो कैसे इक्वल रहेगा, G3 से लेके P तक जितना डिस्टेंस आप मेजर करोगे रहेगा। समझा ना, यहां तक ये z कोऑर्डिनेट है 0, यहां पे आपकी वैल्यू है 0। अगर आप 1 सेंटीमीटर आगे गए तो z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 2 सेंटीमीटर आगे गए तो z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2। मैं यहां से G3 से लेके Q तक गया, तो यहां से यहां तक मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, G3 से लेके Q, तो G3 से लेके Q तक जितना भी डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो वो एक्चुअल डिस्टेंस रहेगा। और G3 से लेके Q इक्वल है G3 से लेके P तक, तो ये इक्वल आ जाएगा G3 से लेके P तक। अगर ये डायरेक्ट G3 से P लिखने में आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप ये मेंशन कर लो कि आप ये डिस्टेंस आएगा G3 से लेके Q तक का, और G3 से लेके Q तक इक्वल दिया हुआ है G3 से लेके P तक दिया हुआ है। तो बताइए x कोऑर्डिनेट ऑफ G3 क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है, और z कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा G3 से लेके P तक के डिस्टेंस को, और G3 से लेके P तक डिस्टेंस ये इक्वल था r से, जिसकी वैल्यू आई माइनस सी स्क्वायर बाय टी, से इक्वल आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर बाय टी आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में, टॉपिक हैंस। तो मैं कोऑर्डिनेट ऑफ Q ले लेता हूं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ Q हो जाए x1 y1 z1। तो यहां से मुझे x1 की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, x1 इक्वल रहेगा x कोऑर्डिनेट से, यहाँ पे भी अल्फा है यहाँ पे भी अल्फा है, कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, a स्क्वायर होगा क्रॉस, तो आएगा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सेम चीज y1, y कोऑर्डिनेट क्या है, बीटा कॉमन निकाल लो, तो बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। और z कोऑर्डिनेट जिसको मैंने डिनोट किया z1 से, इसकी वैल्यू क्या आएंगी, माइनस सी स्क्वायर बाय। तो अब मेरा x1 y1 z1 ना ही लाइन के ऊपर है ना ही एलिप्सॉइड के ऊपर है, तो मैं इससे कोई भी इक्वेशन बना सकता हूं क्या, नहीं। लेकिन मेरा अल्फा बीटा गैमा ये है मेरा एलिप्सॉइड के ऊपर, तो अगर मैं कैसा भी जुगाड़ लगा के अल्फा अपॉन ए बीटा अपॉन बी गैमा अपॉन सी निकाल सकूं तो मेरा काम जम जाएगा। तो मैं यहां से अल्फा अपॉन ए निकाल सकता क्या, निकाल सकता, बीटा अपॉन बी निकाल सकता क्या, निकाल सकता, लेकिन गैमा अपॉन सी निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पी है। तो जब तक यहाँ पे पी है मैं इसका आंसर निकाल सकता क्या, नहीं। लेकिन अगर मैं पी को हटा दूं वहां से, पी को मैं किसको यूज करके हटा सकता हूं, मेरी इक्वेशन को यूज करके, तो कुछ काम जम सकता है, जम सकता है। तो चलिए अब हम पी को हटाने की वहां से कोशिश करेंगे। तो बताइए क्या मिलेगा आपको,
इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में और फिर सब्स्टिट्यूट कर, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता है कि x1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे डिवीजन में ए स्क्वायर है तो इसको ए इंटू ए कर देता हूँ, कर सकते हैं। सेम चीज y1 की वैल्यू बीटा अपॉन बी कर देता हूँ और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय बी कर देता हूँ। यहाँ पे z1 अपॉन सी इक्वल टू माइनस सी बाय पी कर देता हूँ। यहाँ पे सी स्क्वायर था, मैंने इसको लिख दिया सी इंटू सी। अब हम लोग जनरली p को कैसे हटाते हैं, p की वैल्यू अगर स्क्वायर में रहे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है, तो लास्ट वाले को कर देंगे स्क्वायर। तो बताइए यहां से क्या मिलेगा, अल्फा अपॉन ए की वैल्यू क्या मिलेगा, x1 जैसा था वैसा a, यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सेम चीज बीटा अपॉन बी क्या मिलेगा, y1 जैसा था वैसा b, यहाँ पे डिवीजन में इधर गया मल्टीप्लीकेशन में अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आ जाएगा z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इन्हें देता हूं एक इक्वेशन, मुझे इक्वेशन कितनी दे चुका हूं तो याद नहीं, तो मैं इसे देता हूं ए और इसको कर लेता हूं कंसिडर। तो कंसिडर z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन पी का स्क्वायर। 1 अपॉन पी के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो तो क्या आएंगे, z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू पी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस गैमा अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर। तो जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूंगा इनका भी हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएंगे, अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए का पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब बी का पावर 4 प्लस गैमा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का स्क्वायर यानी सी का पावर आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं, समझा सबको, सच में समझ रहा है। चलिए तो यहां तक तो हमारा काम जम गया है। अब हमें कैसे तो भी वाली वैल्यू को काटने की कोशिश करना है। ये कैसे सब्स्टिट्यूट किए सबको समझा ना, हमें चाहिए वैल्यू गैमा अपॉन सी की, यानी हमें इसे खाली करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, सी स्क्वायर को अंदर लेके जाते हैं तो क्या आएगा, z1 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ऐसा लिख सकता मैं, ए के पावर 4 को मैंने लिखा है ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो एक ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर के नीचे एक सी स्क्वायर के नीचे प्लस सेम चीज यहाँ पे सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस सी का पावर स्क्वायर अंदर जाएगा, सी के पावर 4 में का 2 कैंसिल जाएगा, गैमा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर मिलेगी ऐसी वैल्यू। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ऐसे फॉर्म में क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि मुझे अल्फा अपॉन ए और बीटा अपॉन बी की वैल्यू पता है, तो मैं उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, मुझे मिलेगा z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर अल्फा अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा ax1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बीटा अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा by1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो मैं यहाँ से गैमा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता है क्या, आराम से निकाल सकता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर गैमा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर जैसा था वैसे वाली वैल्यू प्लस में, इधर आएंगी तो माइनस में, और यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा माइनस सी स्क्वायर x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी हो जाएगा बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू प्लस में, इधर जाएंगी तो माइनस में आएगा माइनस सी स्क्वायर
y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आ गई गैमा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। इसे देता हूं इक्वेशन नंबर बी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ए एंड क्या आएगा, अल्फा अपॉन ए का स्क्वायर। ये अल्फा अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगा अल्फा अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन बी का स्क्वायर। ये है बीटा अपॉन बी की वैल्यू। प्लस गैमा अपॉन सी का स्क्वायर। तो हमें तो गैमा अपॉन सी का स्क्वायर डायरेक्टली पता है, यहां से क्या है, प्लस z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर y1 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस सी टू का स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा ऐसा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये इसका स्क्वायर लूंगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर x1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर x1 का स्क्वायर दिख रहा है। मैं यहाँ पे से अगर कॉमन ले लू, यहाँ पे भी x1 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी x1 का स्क्वायर निकाल लिया कॉमन। इसके भी डिवीजन में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर है, इसके भी डिवीजन में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर निकाल लिया कॉमन। तो पहले वाले में क्या बचा, ए का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले में क्या बचा, सी का स्क्वायर बचा प्लस सेम चीज यहाँ पे भी है y1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी है y1 का स्क्वायर निकाल लेते हैं कॉमन। इसके भी डिवीजन में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर, इसके भी डिवीजन में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर निकाल लेते हैं कॉमन। तो पहले वाले से क्या बचा, बी का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले से क्या बचा, सी का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1। कुछ कट रहा है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर उसका स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर उसका स्क्वायर कैंसिल। तो क्या बचा, x1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं लोकस ऑफ पॉइंट निकालना चाहूं तो आप लिखेंगे देयरफॉर द लोकस ऑफ पॉइंट क्यू जो है x1 y1 z1 इस क्या आ जाएगा, x1 को रिप्लेस कर दो x से तो आ जाएगा x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस y1 को रिप्लेस कर दो y से तो आएगा y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस z1 को रिप्लेस कर दो z से तो आएगा z स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गया आपके लिए आपका लोकस आ गया, और ये प्रूव करना था आपको। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा सबको, इजी था क्वेश्चन। तो आज हमने जितने क्वेश्चन पढ़े सबके सब इम्पोर्टेंट। कल हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।